हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट के बारे में, रेडियस ऑफ जाइरेशंस। ओके, ये क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग को थोड़ा सा रिकैप करना होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ऐसा था, सम ओवर एम आई आर आई उसका स्क्वायर उसका सम। मतलब अगर हमारे पास 5 पार्टिकल है तो कैसे होगा, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, ऐसे करके m5 r5 स्क्वायर, ऐसा सम कर देना पड़ेगा। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। छोटा सा मास एक्सिस के साथ उसका डिस्टेंस उसका स्क्वायर इंटीग्रेशन कर देंगे, अंडर सुटेबल लिमिट तो आ जाएगा। तो जो एक्सटेंडेड बॉडी होता है जैसे कि स्पेयर, सिलेंडर और जो भी बॉडी होता है, ये रॉड, तो सबके लिए हम लोग इंटीग्रेशन करके निकालते हैं। तो वो सब वैल्यू हम लोग टेबुलेट किए थे पिछले क्लास में कि इसका कितना होता है, इसका कितना होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो बड़ा बॉडी होते हैं, एक्सटेंडेड बॉडी, दैट इज़ नॉट ए सिंगल पार्टिकल, दैट इज़ ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है, और कॉन्टिन्यूअस अगर है तो ऐसे हम लोग उसको निकालते हैं। वो तो ठीक है, जैसे कि स्फीयर का 2/5 एम स्क्वायर, हॉलो स्फीयर का 2/3 एम स्क्वायर, ऐसे डिस्क का 1/2 एम स्क्वायर ऐसा होता है। तो यहाँ पे अगर सिंगल पार्टिकल रहेगा, मान लेते कि यहाँ पे एक एक्सिस है और एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, ऐसा घूम रहा है, एक सिंगल पार्टिकल है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा, क्योंकि एक ही पार्टिकल है तो क्या होगा, एम आर स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिंगल पार्टिकल ऑफ मास एम हैविंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर और यू कैन से रेडियस आर इज गिवन बाय, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंगल पार्टिकल का, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर, सिंगल पार्टिकल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास सिंगल पार्टिकल नहीं है, कि स्पेयर है। क्या है, स्पेयर है। तो स्पेयर के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं। क्या है, स्पेयर है, एक स्पेयर है, ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हम लोगों को पता है कि अगर स्पेयर का मास m है और उसका रेडियस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 एम स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर होगा तो m मास का एवं r रेडियस का एक स्फीयर अगर एक्सिस के रिस्पेक्ट में, डायमीटर के रिस्पेक्ट में घूमता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 एम स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक सिंगल पार्टिकल का क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो इस पार्टिकल को, ये बहुत ही बड़ा पार्टिकल, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन करके ऐसे निकालते हैं। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला स्फीयर का, तो इसका इक्विवेलेंट सिंगल पार्टिकल क्या होगा, अच्छे से समझना। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक पूरा सिस्टम का, जो कि 2/5 एम स्क्वायर है। हम लोग चाहते हैं कि यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को मिलेगा, लेकिन एक सिंगल पार्टिकल के लिए मिलेगा। उसका मास कितना होगा, m होगा। 5 kg का ये स्फीयर ऐसा घूम रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा है। अगर 5 kg का एक पार्टिकल होता, मतलब इसके जगह 5 kg के, मतलब एक ही वेट का, एक ही मास का एक पार्टिकल होगा, तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए ताकि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पा सके। मतलब हम लोग को निकालना है कि एक सेम मास का एक अगर पार्टिकल रहेगा तो उसके लिए रेडियस कितना होगा, वो निकालना है। और उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशंस, मतलब इक्विवेलेंट सिंगल पार्टिकल मॉडल। मतलब इसको हम लोग सिंगल पार्टिकल से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ये पूरा सिस्टम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना क्रिएट करता है। अगर यही मास का एक सिंगल पार्टिकल रहेगा तो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाने के लिए उसका रेडियस कितना होना चाहिए, वो है रेडियस ऑफ जाइरेशंस। ठीक है, तो हम लोग जो भी, मतलब कोई भी चीज़ को रेडियस ऑफ जाइरेशन कैसे लिखते हैं, देखो, कोई भी अगर एक पार्टिकल ऐसे m मास का पार्टिकल घूम रहा है तो हम लोग मान लेते हैं कि उसका रेडियस ऑफ जाइरेशन k है, कोई भी सिस्टम का, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ऐसे लिखते हैं, I = m² स्क्वायर, मास इंटू रेडियस स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला। मतलब हम लोग चाहते हैं कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे लिखना चाहते हैं, I = m² स्क्वायर, मतलब एक सिंगल पार्टिकल के तौर हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो सिस्टम इजी हो जाएगा।
हालांकि ये पार्टिकल नहीं है, बिग पार्टिकल्स है, बहुत ही बड़ा पार्टिकल कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। तो हर एक अलग अलग सिस्टम की अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ चीज़ को ऐसे लिखेंगे m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब सिंगल पार्टिकल के तौर लिखेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कौन सा रेडियस में एक इसी मास का सिंगल पार्टिकल घूमेगा ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन को देखते हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस, ये बात लिखना ही है, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज, यहाँ से शुरू हो रहा है, रेडियल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस एट व्हिच, एक रेडियल डिस्टेंस है एक्सिस से, कितना डिस्टेंस, एट व्हिच होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, जहाँ पे अगर उसका पूरा मास है, ऐसा पकड़ लेंगे, मतलब पूरा मास ऐसे है नहीं है, 5 kg का बॉडी एक ऐसे है 8 डिस्टेंस दूरी पे एक्सिस से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पहले वाला सिस्टम था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। तो यहाँ पे सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से हम लोग अगर बोलेंगे कि व्हाट इज रेडियस ऑफ जायरेशन, सो रेडियस ऑफ जायरेशन मतलब कोई भी एक्सिस से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो दूरी है, वो डिस्टेंस है जहाँ पे अगर कोई एक एक्सटेंडेड बॉडी जितना मास है उतना ही एक सिंगल पार्टिकल मास रख देंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये पूरा चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। समझ में आ गया? मतलब हम लोग अगर इसको रेडियस ऑफ जायरेशन पता है तो सिंगल पार्टिकल को हम लोग अगर पकड़ लेंगे कि रेडियस ऑफ जायरेशन की दूरी पे है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पूरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही हो जाएगा। आप देखो, अब रेडियस ऑफ जायरेशन इस केस में क्या होगा, स्फीयर का क्या होगा बोलो, एनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी एक्सप्रेस इन दिस वे, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, m² सो k हो जाएगा 2/5 उसका √r, ये हो गया उसका रेडियस ऑफ जायरेशन। डिस्क के लिए क्या होगा, डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ½ m² और हम लोग इसको m² लिख सकते हैं, m इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन स्क्वायर, सो k = r/√2। ठीक है, इसका मतलब है m मास का एक डिस्क ऐसे घूमेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ½ mr² होगा। अगर m मास का एक पार्टिकल r/√2 डिस्टेंस में घूमेगा तो सेम हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, तो उसे हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। मतलब पूरा चीज़ को हम लोग मान लेते हैं कि एक सिंगल पार्टिकल है, तो उसके लिए कितना दूरी पे घूमना पड़ेगा तो जाके वे सेम आएगा, तो वो रेडियस ऑफ जायरेशन है। समझ में आ गया? सो दिस इज रेडियस ऑफ जायरेशंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का 2 थ्योरम है जो कि सिलेबस से बाहर कर दिया है, लेकिन उसका डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन उसका थोड़ा सा स्टेटमेंट हम लोगों को पता होना चाहिए। इसका बहुत सारे फ़ायदा है, इसीलिए इसको थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा बॉडी है तो हर एक चीज़ का हम लोग मेमोराइज नहीं करते हैं। एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब सेम बॉडी का अलग अलग एक्सिस के रेस्पेक्ट में अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जैसा कि एक डिस्क है तो अगर हम लोग इसे ऐसे घुमाएंगे तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। अगर एक्सिस को यहाँ पे घुमाएंगे, मतलब डिस्क के साइड में ऐसे घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। अगर डिस्क को ऐसे घुमाएंगे, मतलब इसके एक्सिस ये करेंगे, ऐसे घूमेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाएगा। मतलब एक ही बॉडी का अलग अलग एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग घुमाते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। यही डिफरेंस है लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में। मास हर जगह पे सेम होता है, p = m, लेकिन टाउ = i अल्फा जब लिखेंगे हम लोग तो उस केस में क्या होगा, हम लोग को देखना पड़ेगा कि i किसके रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अलग अलग एक्सिस के रिस्पेक्ट में i का वैल्यू डिफरेंट हो जाता है। तो इतना i हम लोग कैसे मेमोराइज करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उतना i मेमोराइज नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही आई मेमोराइज करेंगे। कौन सा, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, मतलब जो इजी होता है। जैसे कि स्फीयर का सेंटर ऑफ मास में 2/5 m² है, अलग रिस्पेक्ट अलग एक्सिस में क्या होगा वो हम लोग इस थ्योरम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्फीयर, डिस्क, रॉड, इसका क्या करेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो एक्सिस गया है उसके रिस्पेक्ट में जो है वो हम लोग मेमोराइज करते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे एक थ्योरम है, इसका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसको यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कई सारा एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है, देखो यहाँ पे इसको तो सिलेबस से आउट कर दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। अब देखो इसमें क्या है, सेंटर ऑफ मास है, एक बॉडी है जिसका मास है m और उसका सेंटर ऑफ मास है ये, और सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक एक्सिस गया है। अगर उसके रिस्पेक्ट में घूमेगा तो इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ऐसे घुमाएंगे तो ICM होगा।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ICM। और ये कोई अलग एक्सिस है जिसके इसके रेस्पेक्ट में अगर घूमेगा, ऐसे घूमेगा, मतलब ये है ऐसे घूमेगा, तो इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I होगा। तो अगर हम लोगों को सेंटर ऑफ मास के थ्रू में जो एक्सिस गया है उसके रिस्पेक्ट में घूमने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा, तो उसका एक पैरेलल एक्सिस, मतलब सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो गया है उसके एक पैरेलल एक्सिस जो कि दूसरे जगह पे है, ये डिस्टेंस दूरी पे है, उसके रेस्पेक्ट में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पैरेलल एक्सिस इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू डिस्टेंस, पैरेलल है मतलब उसके बीच में कुछ डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, सो I इज इक्वल्स टू ICM प्लस MA स्क्वायर, या फिर D स्क्वायर भी लिख सकते हो, D स्क्वायर लिख दो, डिस्टेंस D, कोई बात नहीं, D स्क्वायर। समझ में आ गया? अब देखो इसका एप्लीकेशन करते हैं, कैसे करेंगे? देखो ये जो रॉड होता है, रॉड अगर एक ऐसा रॉड है, L लेंथ का एक रॉड है, L लेंथ का एक रॉड है, उसका मास M है, और ये जो सेंटर ऑफ मास है इसका रेस्पेक्ट में ऐसा सेंटर ऑफ मास है, इसके रेस्पेक्ट में ऐसा घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो ऐसे अगर घूमेगा, इसका रेस्पेक्ट में घूमेगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हम लोगों को पता है, 1/12 ml स्क्वायर ऐसा होता है। अब कोई पूछेगा कि बोलो नहीं एक्सिस चेंज कर दो, ये एक्सिस से रेस्पेक्ट में घूमेगा, मतलब ऐसे घूमेगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इजीली निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास के जो होता है उसके साथ ये टर्म जोड़ कर देने से मिल जाएगा। तो इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, क्योंकि ये एक्सिस इसके साथ पैरेलल है तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पता है कितना है, 1/12 ml स्क्वायर प्लस m इंटू इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, पूरा डिस्टेंस L है तो L/2, सो क्या हो जाएगा L स्क्वायर बाई 4, मतलब अल्टीमेटली हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि स्फीयर में इसके रेस्पेक्ट में घूमने से 2/5 mr स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अगर एक्सिस बदल दे, उसका पैरेलल एक्सिस, मतलब ऐसे घूमेगा, तो क्या होगा, 2/5 mr स्क्वायर होता अगर सेंटर में होता, लेकिन हम लोग उसके पैरेलल में दूसरा एक्सिस में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या होगा mr स्क्वायर, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 7/5 mr स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग किसी दूसरे पैरेलल एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम लोग निकाल सकते हैं। तो उतना सब कुछ चीज़ हम लोगों को मेमोराइज नहीं करना है, सिर्फ सेंटर ऑफ मास वाला ही मेमोराइज करना है, बाकी कुछ एक्सिस को हम लोग इस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए वैलिड है। देखो ये 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए वैलिड है, ये सब के लिए वैलिड है, लेकिन ये 2D 3D दोनों के लिए है, लेकिन ये सिर्फ 2D के लिए है। 2D मतलब एक प्लेन सीट है, तो अगर एक प्लेन कुछ सीट है, यहाँ पे XY प्लेन में रखा हुआ है, XY और Z ऐसा है, XY और Z और ऐसा प्लेन रखा हुआ है, तो इसमें अगर x के रेस्पेक्ट में घूमेगा, x के रेस्पेक्ट में घूमेगा, ऐसे घूमेगा, या फिर y के रेस्पेक्ट में घूमेगा और z के रेस्पेक्ट में घूमेगा। मान लेते हैं कि x के रेस्पेक्ट में घूमने से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix होता है, y के रेस्पेक्ट में घूमने से Iy होता है, और z के रेस्पेक्ट में घूमने के Iz होता है। तो अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कि इसके प्लेन में रहने वाला जो 2 एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका अगर सम करेंगे Ix प्लस Iy करेंगे, जो कि प्लेन में एक्सिस है, दैट इज इक्वल टू Iz होगा। प्लेन में रहने वाला जो 2 एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सम करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर रहने वाला एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो है उसके साथ बराबर हो जाएगा। सो 2 डायमेंशनल प्लेन एक रखा हुआ है, 3 एक्सिस में 2 एक्सिस तो उसके प्लेन में है और एक एक्सिस उसके साथ परपेंडिकुलर है। तो जो प्लेन में रहने वाला एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसका सम करने से क्या मिलेगा, उसका परपेंडिकुलर में रहने वाला एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि एक रिंग ऐसा है, रिंग ऐसा घूमेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr स्क्वायर होगा। अगर बोलेगा कि ऐसे घुमाओ, नहीं ऐसे नहीं, इसको ये रिंग था ऐसे घूम रहा है तो ठीक है, अब ऐसे घुमाओ इसको, मतलब एक्सिस चेंज कर दिया, इसके रेस्पेक्ट में घुमाओ तो क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग को ये लगाना पड़ेगा। तो उसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये जो रिंग है, रिंग का ऐसे घूमेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है
एम आर स्क्वायर। अब ए एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिंग के एक एक्सिस लिया और एक एक्सिस हम लोग ऐसे ले लेंगे, ए एक्स ए वाई मान लेंगे, और ये तो जेड है, तो आई एक्स प्लस आई वाई मस्ट बी इक्वल्स टू आई जेड। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रिंग के रिस्पेक्ट में एक्स और वाई जो है, एक्स इधर है और वाई इधर है, मतलब ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा, इधर होगा एक्स, इधर होगा वाई, और ऐसे बाहर तरफ जेड। तो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है ना, तो आई एक्स और आई वाई तो बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 2ix इक्वल्स टू आई जेड। सो आई एक्स इक्वल्स टू आई जेड बाई 2, आई जेड मतलब एम आर स्क्वायर, सो एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग डिस्क का भी निकाल सकते हैं, कोई और 2 डायमेंशनल जो प्लेन है उसके लिए हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो ये 2 थ्योरम पता होना बहुत ही ज़रूरी है। एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ ड्यू टू इट्स डियूरेनल मोशंस। डियूरेनल मोशन क्या होता है, अर्थ अपने एक्सिस के रिस्पेक्ट में घूमता है और वो सन के चारों ओर भी घूमता है, तो अपने एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो घूमेगा, तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है एल इक्वल्स टू क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है, लेकिन यहाँ पे तो कई सारा पार्टिकल्स है तो उसको सम ओवर आर क्रॉस पी ऐसा करना होगा, लेकिन हम लोग वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या लगाएंगे, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा लगाएंगे। वहाँ पे क्या था एम भी, यहाँ पे आई ओमेगा होगा, ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम होगा आई मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। आई मतलब कितना होगा 2/5 एम आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है सॉलिड स्फीयर है। तो यहाँ पे 2/5 एम के जगह हम लोग क्या डालेंगे, उसका मास तो पता है कितना है, 6 × 10⁻24 kg अर्थ का मास। उसका रेडियस क्या है 6400 किलोमीटर, सो 64 × 10⁵ मीटर, इसको ऐसे कर देते हैं। और ओमेगा, ओमेगा मतलब क्या होता है 2π/t, t मतलब 24 आवर, 24 × 3600 सेकेंड। इसको कैलकुलेटर में करना होगा, समझ में आ गया ना। m क्या होता है 6 × 10⁻24 kg, ये 6400 किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π टाइम पीरियड। तो एक बार घूमने में कितना लगता है 24 घंटा, तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 3600 ऐसा यूनिट में करेंगे, तो इसका यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा इजीली। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं इजीली। यहाँ पे एक स्पेयर है जो कि v वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है, कैसे रोल करते करते रोल करते करते घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, इसका मास m है। तो ये जो रोलिंग स्पेयर है इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो ऐसे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर तो नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीका का काइनेटिक एनर्जी है। एक तो है हाफ एम वी स्क्वायर आगे जा रहा है, और एक घूम रहा है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज द समेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के ट्रांसलेशनल प्लस के रोटेशन। ट्रांसलेशन के लिए इसका एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगा, और रोटेशनल के लिए क्या होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर है, आई की जगह क्या होगा बोलो, आई मतलब क्या है स्फीयर रोटेट हो रहा है, इसका एक्सिस क्या है, ये एक्सिस है, ऐसे रोटेट हो रहा है, तो 2/5 एम आर स्क्वायर। और ओमेगा के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू v/r, v इक्वल्स टू ओमेगा r, तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू v/r उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो r स्क्वायर है वो कट जाएगा, सो यहाँ पे 2 भी कट जाएगा, सो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/5 एम वी स्क्वायर, सो इट बिकम 7/10 एम वी स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। हाँ, यहाँ पे एक बात है कि ओमेगा और v कैसे हो रहा है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा r जो है ये यहाँ पे वैलिड है, लेकिन हर केस में वैलिड नहीं भी हो सकता है, क्योंकि रोलिंग मोशन है। रोलिंग मोशन में क्या होता है, जितना वो घूम रहा है और चल रहा है दोनों बैलेंस में जा रहा है, स्कीडिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, 2 चीज़ हो रहा है, एक तो जा रहा है और एक घूम रहा है, तो उसका घूमने का टेंडेंसी और जाने का टेंडेंसी दोनों बैलेंस है, इसीलिए वो स्किड नहीं हो रहा है। अगर हम लोग ब्रेक करेंगे किसी साइकिल में या फिर कोई भी व्हीकल्स में, तो वो क्या स्किडिंग हो जाता है, मतलब उसका रोटेशनल टेंडेंसी तो बंद कर देते हैं, लेकिन चलने वाला टेंडेंसी रहता है, इसीलिए वो थोड़ा सा स्किड हो जाता है। दूसरे और एक एग्जांपल क्या है, जहाँ पे
v कम है लेकिन ओमेगा ज़्यादा है, घूमने का टेंडेंसी ज़्यादा है लेकिन उसका चलने का टेंडेंसी कम है। जैसे कि कीचड़ में अगर फंस जाता है कोई गाड़ी तो वो जो व्हीकल्स है वो घूमेगा उसका, लेकिन वो आगे नहीं जा पाएगा, मतलब उसका रोटेशन ज़्यादा हो रहा है लेकिन वो वेलोसिटी नहीं गेन कर पा रहा है। ठीक है, तो ये रोलिंग जो मोशन है वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, थोड़ा सा आइडिया हम लोगों को रखना है, मतलब सिलेबस में था वो डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।